हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी खान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कृषि। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई के अंदर तो जो है इसमें से जो है बहुत ही सवाल बनते हैं एमसीक्यू के बेस पे। जो है बहुत छोटे छोटे जो है नंबरों वाले सवाल बनते हैं। उसके साथ साथ आपको पूरा पूरा यह चैप्टर जो है हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा, अच्छी तरह समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और कोई भी जो है पॉइंट को जो छोड़िए मत, कोई भी इसको जो है स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो आपका जो है देखने का एक लिंक टूट जाएगा, आपको कुछ हो सकता है मिसिंग हो जाए। इसलिए हम देखते हैं आज का भूगोल का एक नया चैप्टर क्लास 10th का जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो चलिए हम अपना जो है प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर अध्याय 4 कृषि। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये एक एक पॉइंट हम आपको जो क्लियर करेंगे जो बिल्कुल जो है। देखिए ये आप ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, खेती के प्रकार, फसल पैटर्न, प्रमुख फसलें, तकनीकी और संस्थागत सुधार, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अब सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि जो है ये एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर जो है हम जो है देखेंगे कि जो है आपको जो नजर आ रहा है एग्रीकल्चर का मतलब, जैसे कि आप जो जनरली जो जानते हैं कि खेती बाड़ी यानी खेत पे काम करना और खेतों को जो है संभाल के रखना, खेतों पे जो मेहनत करना, फसल उगाना और जो है फसल को काटना, उसका यह ख्याल रखना, ये सब जो है हमारा ये खेती बाड़ी के अंदर आता है। तो जो है आप जो है ये इस पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि हम आज जो है किस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, किस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम जो है एक एक करके जो है पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है पहले जब देखेंगे हम, जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन सी होती है, खेती के प्रकार कौन से होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा होता है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, खेती के प्रकार। यानी नंबर 1 प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न सिस्टम इज बेस्ट एग्जांपल। नंबर 2 इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। नंबर 3 कमर्शियल फार्मिंग। यानी जो खेती के प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 हैं। नंबर 1 प्रारंभिक निर्वाह खेती, जिसे हम जो है स्लैश एंड बर्न प्रणाली के जो माध्यम से जो समझेंगे। प्रारंभिक निर्वाह खेती का एक यह अच्छा उदाहरण। नंबर 2 गहन निर्वाह खेती। नंबर 3 वाणिज्यिक खेती। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो खेती के जो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं और तीनों को हम बारी बारी से जो है ये समझेंगे। एक एक करके जो है आपको यह समझाया जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत समझ में आने वाला है। ये भी इस पे भी एमसीक्यू ये बन सकता है कि ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये कितने तरह की होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि 3 तरह की जो है खेती जब होती है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग 3 तरह की होती है। सिर्फ खाली नंबर पूछा जा रहा है कि कितने तरह की होती है, तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब जो है बात करेंगे एक एक पॉइंट की, एक एक जो पॉइंट को आपको ये क्लियर समझाया जाएगा। तो ये देखिएगा, ये सबसे पहले जो हम जब बात करेंगे जो है ये सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक निर्वाह खेती की बात करेंगे। इसके बाद जो है हम जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे, कमर्शियल फार्मिंग की बात करेंगे। तो चलिए हम जो है अपने पॉइंट्स पे जो चलते हैं। अब जो देखिए, हम सबसे पहले जब बात कर रहे हैं प्रारंभिक निर्वाह खेती की बात हो रही है। प्रारंभिक निर्वाह खेती का मतलब यह है कि जैसा कि यह नाम से जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, यानी जो है आदिकाल से, बहुत प्राचीन काल से जो है जो खेती जो है चली आ रही है। खेती जो है कोई अब से नहीं, बहुत पहले से, जब से जो है जमीन पे जो है हम जो है इंसानों को जो है रखा गया, इंसान आए और तब से हम जो है देख रहे हैं कि जो है अपने जो है खाने के लिए, अपने खाने का इंतजाम करने के लिए हमने जो है जमीन में से जो है अपने लिए उगाना शुरू किया। तो ये जैसे कि जो नाम से जो है आपको यह लग रहा है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी जो है पुराने जो है कुदाल, दाव, खुदाई की जड़ें, परिवार और सामुदायिक श्रम, आदिम उपकरणों की मदद से जो है भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर जो है अभ्यास किया जाता था। यानी जो है
ये देख रहे हैं कि जो है ये जो है आप जो है ये वाली जो खेती है इसके अंदर आप जो है ये देख रहे हैं इसके अंदर सामुदायिक श्रम आदिम उपकरणों की अभ्यास किया जाता था। मानसून पर यह निर्भर होती थी, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर यह निर्भर होती थी, उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों की उपयोगिता होती थी। तो इसके अंदर जो है ये इस वाली जो है खेती के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो ये इस चित्र को आप ये ध्यान से देखिए, ये जो है इस तरह की खेती आजकल ये देखने को ये नहीं मिलती कि जो है जिसमें जो बैलों की जो है जोड़ी देकर के जो है किसान खेत को जो जोत रहा है। तो ये जो है बहुत पहले से ये चला रहा था, पुराने जो है सिस्टम से जो चला आ रहा था। नेचुरल फर्टिलिटी जो है ऑफ सॉइल के ऊपर जो डिपेंड थे हम जो है, यानी जो है फर्टिलिटी जो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। सूटेबिलिटी एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू दी क्रॉप ग्रोन, यानी फसलों को उगाने के लिए, और यह जितने भी एनवायरमेंटल जो वो हैं वो भी यह जरूरी थे। तो डिपेंड्स ऑन मानसून, प्राइमेटिव जो है जितने भी यह उपकरण हैं उनके ऊपर यह निर्भर था। तो ये आप जो देखेंगे ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंदर आता है। इसका एक यह बेहतर एग्जाम्पल वो हम जो अगले जो स्लाइड के अंदर ये देखते हैं। अब ये देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर से एमसीक्यू के अंदर से बहुत ही जो है सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, कभी कभी ये पैराग्राफ भी ये शो हो जाता है। जैसे फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप टू sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. मतलब कहने का ये है कि इसमें किसान जो है एक अपने जो है मतलब जो है जमीन के टुकड़े को जब बनाने के लिए, खेती करने के लिए, उस पे से पहले जो पेड़ पौधे या लगे होते थे उनको जो है जला दिया करता था। ये आजकल भी होता है। आप जो देखेंगे दिवाली से जब पहले जो है जो हमारे दिल्ली के अंदर या पूरे भारतवर्ष के अंदर जो पॉल्यूशन होता है तो उसमें यह किसान क्या करता है, पुआल करता है, जो फसल उगी हुई होती है या जो है पेड़ पौधे या जो जंगलों को काट करके, यानी स्लैश एंड बर्न का मतलब जंगलों को काट करके जब पहले उस जगह को जो है बनाया जाता है, साफ किया जाता है और उसके बाद खेती की जाती है। 3 साल 4 साल 5 साल खेती करने के बाद उस जगह को जो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी जमीन की जो फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है। और ये वाली ये खेती जो है पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत से ये देशों के अंदर जो है अपनाई गई है। इसको जो हम झूमिंग कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर ये झूमिंग के नाम से जानी जाती है। इसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और पामलू ये इसके अंदर ये नाम से जानी। मणिपुर के अंदर दीपा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। झूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन मिल्पा इन मेक्सिको, यानी मेक्सिको के अंदर भी जो ये खेती होती है और इसको हम मिल्पा के नाम से जो जानते हैं। सेंट्रल अमेरिका के अंदर कोकुमो के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला, रोका ब्राजील और मजोल में सेंट्रल अफ्रीका, लैडेंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पन्ना, दाबी और कोमन इन ब्रिंगा एंड ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वालरे और वेलरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खेल इन हिमालयन बी, पूर्वा एंड झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यानी हमने ये देखा कि ये खेती जो है स्लैश एंड बर्न हर कंट्री के अंदर जानी जाती है और यह की जाती है। ये चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि इसमें जो है आग लगाई गई है, जंगलों को आग लगाई गई है। उसके बाद साफ करने के बाद पहले जंगलों की कटाई की गई, कटाई करने के बाद जो है जो ठूंठ बच जाते हैं, जो तने बच जाते हैं, उनमें आग लगा दी जाती है ताकि वो जल्दी से जो है खेती के योग्य हो जाए। और जो बची हुई राख होती है वो एक प्रकार का जो है उर्वरक का काम करती है, यानी खाद का काम करती है, जिससे किसान जो है अपने खेतों में उसको खेत में जो है खाद डालने की जरूरत नहीं होती और ये राख जो है खेत में काम करती है। जो है प्रारंभिक निर्वाह खेती का उदाहरण है स्लैश एंड बर्न। जैसे पिछले उसके अंदर भी आपको यह समझाया, किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा साफ करते हैं, अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं। जब मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए जमीन के एक नए हिस्से को स्थानांतरित और साफ करते हैं।
तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये जो है क्या होता है कि जो है यानी पहले जो उसको जो मिट्टी को जो है की उर्वरता को जो बनाने के लिए देखने के लिए जो है साफ किया जाता है और किसान खेती के लिए जमीन के नए हिस्से को जो है स्थानांतरित और साफ करते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरित और प्रकृति के जो है मिट्टी की उर्वरता को फिर से भरने की अनुमति देती है। स्लैश एंड बर्न वो देश के अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम रहा है और मणिपुर में पामरूप, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में दीपा और अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में है। झूमिंग मेक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लैश बर्न कृषि को मिल्पा, वेनेजुएला में कोनोको, ब्राजील में रोका और मध्य अफ्रीका में मासोल, इंडोनेशिया में लडांग रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम, भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू और पेंडा, ओडिशा में पामा डाबी और कोमन या बिंगा में कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वलरे और वाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरवा के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसके ये बहुत सारे नाम हैं स्लैश एंड बन के और ये अलग अलग जो है हिस्सों में जो है अलग अलग जो नामों से जो है जाना जाता है। तो अच्छी तरह आपको जो समझ में आ गया होगा कि जो है इससे हमको जो है मतलब जो है आप जो देखेंगे जो है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है और इसके अंदर से एमसीक्यू के अंदर आने वाले बहुत से जो है सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं और अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद भी रहेगा और आप अच्छे से यह कर भी पाएंगे। फार्मिंग का दूसरा प्रकार इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, गहन निर्वाह खेती। इसके अंदर क्या होता है कि जनसंख्या के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी है हमारी जो पृथ्वी पर और जो ये जो खेती कैसी है श्रम प्रधान खेती है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है क्योंकि पॉपुलेशन जो ज्यादा है तो हमें पॉपुलेशन की जो जनसंख्या के जो है खाने की खपत को पूरा करने के लिए ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है और इसके अंदर हम हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट और इरिगेशन आर यूज ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन ताकि हम अधिक उत्पादन जो है प्राप्त कर सकें। तो ये आप जो देखें देखिए एक एक पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है कि ये इसके अंदर जो है जितने भी श्रम प्रधान जो है खेती की जाती है जनसंख्या की इसका रीजन जनसंख्या के अंदर वृद्धि, श्रम प्रधान, लेबर इंटेंसिव यह कहलाती है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल और अधिक ताकि हमें जो है अधिक उत्पादन जो मिल सके, सिंचाई के उच्च और अधिक उत्पादन के लिए जो है सिंचाई के अच्छे इंतजाम और उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी तरह की खेती इसमें चित्र के अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो तादाद में एक ही खेत पे बहुत सारे लेबर कटाई के टाइम पे जो है आपको नजर आ रहा है। इसी तरह जब खेत को बोया जाता है तब भी जो है बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, इसके अंदर हमें बहुत हाई लेबर की जो जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम जो है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं। ये जमीन पे जो है अधिक जनसंख्या के होने के कारण जो है हमको जो है इस खेती की जो है जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी ताकि हम जो है अधिक उत्पादन जो है प्राप्त कर सकें। खेती की जो किस्मों में जो हम ये तीसरे किस्म की जो बात कर रहे हैं इसमें कमर्शियल फार्मिंग की जो बात हो रही है। नंबर 3 कमर्शियल फार्मिंग आपको बताया था। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब फॉर अर्निंग मनी, वाणिज्यिक खेती यानी पैसा कमाने के लिए, आधुनिक आदानों की जो अधिक मात्रा का उपयोग, उच्च उपज देने वाली किस्म, हाई यील्ड बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक लगाए जाते हैं, उच्च उत्पादकता प्राप्त किया जा सके, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, obtain higher productivity. राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब में जो है ये व्यवसायिक खेती के लिए राइस का इस्तेमाल किया जाता है, बट उड़ीसा के अंदर जो ये जीवन निर्वाह के लिए जो है खेती जो की जाती है, सबसिस्टेंस क्रॉप कहलाती है। निर्वाह यानी जिंदगी जो है गुजर बसर करने के लिए। प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग a single crop is grown on a large area. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलें हैं। तो ये आप जो बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। ये देख रहे हैं ये चाय की जो है आपको जो ये बागान दिखाई दे रहे हैं आसाम के अंदर, और ये रबड़ जो है जो केरल के अंदर जो रबड़ के जो प्लांट होते हैं, आप जो है जो रबड़ जो है अपनी जो गाड़ियों के अंदर यूज करते हैं, आप अपने मिटाने के लिए जो यूज करते हैं, अपने खेल सामग्री में यूज करते हैं, तो वो तने से निकलने वाला जो दूध इसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो है रबड़ आप तक पहुंचती है, रबड़ के उत्पादन आप तक
पहुंचते हैं। तो ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 3 तरह की जो है फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में, पैटर्न के बारे में मतलब जो बताया कि कितने टाइप की जो है खेती होती है, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से रखिएगा, कॉपी किताब पेन लेकर के आप बैठेंगे तो लिखते रहिए, नोट करते रहिए, बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये कॉटन जो है यानी कपास का उत्पादन कर्नाटक के अंदर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुगर केन प्लांटेशन उत्तर प्रदेश के अंदर, आप जब गन्ने के खेत देखेंगे, गन्ने के खेतों की जो तरफ ये आपको जो ये रास्ता दिखाई देता है, ज्यादातर यहाँ पे जो है उसके अंदर झुरमुटे के अंदर जो है फिल्में भी बहुत बनती हैं। आपने जो देखा होगा पुरानी फिल्मों के अंदर जो है जितने भी जो है ये सीन जो होते थे वो जो है गन्ने के खेतों से या सरसों के खेतों से जो है लिए जाते थे जो है। तो ये देखिए इनका कितना जो है उपयोग है, बहुत आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहते हैं ना कि जो है बहुत सी और मतलब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जो है बड़े बड़े गाँव में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो ये देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न की, यानी फसल पैटर्न कौन कौन से होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी, खरीफ और जायद जो है ये 3 जो है फसल के मौसम कहलाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो है आप किसी भी मौसम के अंदर कुछ भी लगा दें और जो हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर मौसम के अंदर ही मतलब जो कोई पर्टिकुलर जो फसल जो कि जो उसके लिए निर्धारित होती है वही लगाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप जब कभी भी बो दो, कभी भी टमाटर बो दो, कभी भी जो है आलू गोभी लगा दो, कभी भी जो है चावल लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग मौसम अलग अलग फसलों के लिए निर्धारित होते हैं। उन्हीं फसलों की जो है मौसम को हम जो है 3 नामों से जो है जानते हैं, रबी, खरीफ और जायद। चलिए हम जो है देखते हैं इसके अंदर जो है डिटेल के अंदर एक एक जो है हम जो है को लेंगे और जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो रबी की फसल की बात करेंगे। ये रबी का जो सीजन है, ये रबी आपको ये दिख रहा है, ये जो है इसके अंदर ये क्या होता है, क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। यानी जो है जो फसल जो है वो बोई जाती है जो है विंटर यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में जो है बोया जाता है, और जो है काटी जाती है, हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल से जून तक जो है इनको काट लिया जाता है। तो यानी ये एक मौसम ऐसा है जिसके अंदर जो है अक्टूबर से जो है शुरू होकर के दिसंबर बोने का समय, काटने का समय अप्रैल से लेकर जून तक। तो क्रॉप्स आर वीट। इस जो मौसम के अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। यानी ये फसलें भी जो है इंडिया के अंदर बहुत जो है ज्यादा तादाद के अंदर होती हैं। अब आपको जो है एक टेक्निक आपको बताते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको जो है कैसे याद रहे कि ये कौन से मौसम में जो है कैसी फसल होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये अलग अलग जो चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गेहूं की बाली आपको दिखाई रही है, ये मटर दिखाई दे रही है, बार्ली जो। तो ये इसको याद करने का यानी यह तरीका जो है बहुत आसान जो आपको मैं बता देता हूँ। मस्त राम पिए, बियर गेहूं वाली। एम मस्त से यानी एम यानी मस्टर्ड यानी सरसों, राम यानी राम जी से ग्राम, हमने जब चना ले लिया, पीए यानी पीस यानी मटर ले ली, और बियर यानी बार्ले यानी जौ ले लिया, और गेहूं यानी वीट। तो यानी ये याद रखिएगा, मस्त राम पिए, बियर गेहूं वाली। तो ये आपको अच्छी तरह से जो है याद हो जाएगा, और आप जो है इसको जो है याद रखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये कौन सी फसल जो है किस मौसम में होती है। तो इसके अंदर रबी के अंदर यानी मस्टर्ड होता है, ग्राम होता है, पीस होता है, बार्ले होता है यानी सरसों, चना, मटर, जौ। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद आने वाला है, और आपको जो है ये परीक्षा के अंदर बहुत ही हेल्प भी करेगा कि आप जो है किस तरह याद करके जाएंगे। तो आपको जो है ये मतलब ये लिख भी पाएंगे, सही ये लिख पाएंगे। कहते हैं ना कि ये 1 नंबर का सवाल है, लेकिन अगर वही गलत हो गया तो नंबर तो गया। तो इसलिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस पैटर्न को बहुत याद रखिएगा। चलिए अब हम जो अगली जो उस पे, तो अगला सीजन आता है ये खरीफ सीजन। इसके अंदर ये क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ फसलें उगाई जाती हैं और हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर, और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें इसमें है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन।
यानी जो है ये जो इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं, और आपको जो अच्छे से जो कह रहे हैं कि आपने पिछले रबी के अंदर तो आपको मैं बता दिया रबी सीजन में कैसे हम याद रखें। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, राम बजाए झुंझुना 2 बार उड़द मूंग खाकर, यानी R फॉर RAM राम, B फॉर बजाए JJJUM, यानी R फॉर राइस, A फॉर अरहर, M फॉर मूंग, B फॉर बाजरा, J फॉर ज्वार, J फॉर जून, एंड U फॉर उड़द और M फॉर मूंग। तो इस तरह जो है आप इस पैटर्न को जो है याद रखेंगे तो आप जो कभी नहीं भूलेंगे कि खरीफ के सीजन के अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो ये अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही अहम पॉइंट है, और ये इसके अंदर से अक्सर जो है सवाल आते हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि इस मौसम में खरीफ के सीजन में कौन सी फसलें होती हैं। तो चलिए भाई, आपने ये 2 सीजन तो देख लिया, अब ये तीसरा सीजन भी होता है, ये जायद सीजन कहलाता है। ये शॉर्ट सीजन होता है ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जायद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम जिसे जैद के मौसम के रूप में जाना जाता है। जैद के दौरान उत्पादित कुछ फसलें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारा फसलें हैं। अब कह लेंगे भैया आपने जो 2 तो जो है याद करने की ट्रिक बता दी, इसकी भी ट्रिक कुछ बता दो ना। तो ये भी हाजिर है आपके सामने। कार में पानी रखना मत भूलना, जब भाई कार में सफर करने जा रहे हो या सफर करने जा रहे हो तो पानी रखना मत भूलना। यानी मतलब C फॉर ये कार, M फॉर जो है कहते हैं ना, ये बिल्कुल जो याद रहेगा मत, यानी W फॉर वाटर, यानी कार में पानी रखना मत भूलना। तो ये C फॉर कुकुम्बर, M फॉर मस्कमेलन, W फॉर वाटरमेलन। आप ये देखते होंगे गर्मियों के मौसम में जो है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और ये सब्जियां तो आपको मिलती हैं, साथ में जो है हमें चारा भी मिलता है। तो ये आपको याद रहेगा। ये जायद का सीजन बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट सीजन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कार में पानी मत रखना भूलना। तो भैया अब बारी आती है मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, और क्रॉप्स को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 फूड और नंबर 2 नॉन फूड, यानी खाने वाली और नहीं खाने वाली। तो यानी हम जो है एक एक को जो है पहले हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको पता चल गया क्रॉप्स के 2 तरह की, फूड यानी खाने वाली, नॉन फूड यानी कि नहीं खाने वाली। तो सबसे पहले भैया फूड की बात कर रहे हैं हम, जो खाने वाली जो फसलों की बात हो रही है, फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन। अब जो ग्रेन के अलावा भी जो है फसलें होती हैं, यानी जो हम जो है अभी तक आपने जो चावल जो है पढ़ा, जो है गेहूं पढ़ा, बाजरा पढ़ा, उसके अलावा भी जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इंडिया के अंदर, ये भी बहुत एक वेरिएशन है। सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, मिट्टी, जलवायु और खेती के तरीके पे जो है डिपेंड करता है, और इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप और फसलों की विविधता भी होती है। तो ये कौन कौन सी होती है, इनको भी हम जो है क्लियर कट आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, आपको पिछला सब कुछ समझ में आ गया हो। देखो जी, मेजर क्रॉप्स के अंदर जो है हमने ये चार्ट के जो द्वारा आपको जो है समझाया है। क्रॉप्स के अंदर यानी ये इस कॉलम में आप देखिए क्रॉप्स है, क्रॉपिंग सीजन के अंदर, यानी इसमें जो चावल जो है खरीफ की यह फसल है, और इसको जो है 25 डिग्री का टेम्परेचर या जरूरी चाहिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। नॉर्दर्न प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डेल्टाइक रीजन के अंदर ये फसल होती है इंडिया में। और स्टेट इसमें कौन कौन सी शामिल है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु, इनके अंदर चावल बहुत ज्यादा होता है। चावल ज्यादा होता है तो चावल ये लोग खाते भी ज्यादा हैं। की पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर सीरियल क्रॉप है, यानी ये बहुत ही नंबर 1 पे है ये चावल जो है, चावल का उत्पादन। इसके बाद वीट यानी गेहूं आता है, ये राबी की क्रॉप है, और ये कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए जी, ब्राइट सीजन सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट, 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। गंगा सोतला रीजन और ब्लैक सॉइल रीजन दक्कन का जो है उसके अंदर ये होता है गेहूं। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी के अंदर सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। सेकेंड मोस्ट सीरियल क्रॉप, दूसरी सबसे अधिक अनाज वाली फसल है। इसके बाद आता है जी मक्का यानी भुट्टा, खरीफ की फसल है ये। 21 सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए, 60 से लेकर 110
जो है की बारिश चाहिए। इंडिया के अंदर 40 तो होती ही होती है। ओल्ड एल्यूवियल ट्रैक पे जो है ये फसल होता है मक्का। इसके बाद यूपी, बिहार और एमपी, ये नंबर इसके अंदर सबसे ज्यादा भुट्टा होता है। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। फॉडर कहते हैं भाई ये देखिए ये भुट्टा तो ये आपने खा लिया, अब उसका जो बाकी का जो हिस्सा जो बचता है जो है वो फूल पत्ती जो और ये सब जो है फॉडर के लिए काम में आते हैं, यानी हमारे जो मवेशी है उनको भी तो खाना चाहिए। तो यानी जो है कुदरत ने उनके लिए भी इंतजाम कर रखा है। बोता तो इंसान ही है, लेकिन यह फिर जो है जानवरों को भी अच्छा भोजन मिलता है। तो ये मक्का के जो है इसके अंदर जिसके जितने भी इसके पत्ते वगैरह होते हैं, इसके जो है ठूंठ होते हैं, ये सब के सब जो है हमारे जो फॉडर में काम आ जाते हैं, यानी जो है जानवरों के चारा बनाने में काम आ जाते हैं। तो इस तरह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि चावल, गेहूं और मक्का ये 3 क्रॉप मेन है। नंबर 1 पे चावल है, नंबर 2 पे गेहूं है, नंबर 3 पे मक्का है। चावल और जो है मक्का ये दोनों खरीफ हैं, खरीफ की फसलें हैं, खरीफ के मौसम में होती हैं। और ये गेहूं एक रबी की फसल है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। तो चलिए जी हम चलते हैं अगले वीडियो पे। अब जी मेजर क्रॉप्स के अंदर जो हम बात करेंगे जो है, और ये बात करेंगे मिलेट्स की, यानी जो है मेजर क्रॉप्स है कौन कौन सी है। एक तो ये ज्वार है, ये बाजरा है, ये राबी है। और ये जो है हालांकि इन्हें मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इनका पोषण मूल्य बहुत अधिक होता है। यानी दो दीज आर नोन ऑफ कोर्स ग्रेन एंड दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी जो है बहुत ही उपयोगी है। अच्छी तरह मतलब ये अच्छी तरह समझ लीजिए। ये मेजर क्रॉप्स के अंदर जो है मिलेट्स यानी बाजरा के ये 3 जो है आप क्या देख रहे हैं, जिसमें ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है और रागी भी आता है। ये 3 जो है आप जो है इन्हें मोटे अनाज के तौर पे भी आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको जो है। तो चलिए हम जो है चलते हैं अगले वीडियो। देखो भाई पहले ही बता दिया था आपको जो है इस चैप्टर के अंदर कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब मेजर क्रॉप को जो है हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं धीरे धीरे से जो है एक एक करके जो है जितने भी हैं मेजर क्रॉप उनको हम बता रहे हैं। ज्वार ये जो है तीसरा जो है इम्पोर्टेंट यह क्रॉप है। और ये आप ये देख रहे हैं इसका चित्र, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में होता है। मेजर क्रॉप के इस सेक्शन के अंदर आप ये देख रहे हैं बाजरा, बाजरा का जो आपको ये देख रहे हैं ये खेत का जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का हिस्सा है। इसके अंदर ये जो हिस्सा जो है खाया जाता है और ये बाकी जो है जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे यह बोया जाता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में ये बहुत अच्छे से होता है। तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये बाजरा। और बाजरा कहाँ कहाँ होता है और जो है इसको पानी की भी कम जरूरत पड़ती है, सैंडी सॉइल इसकी जरूरत होती है। तो चलिए हम अगला जो है इसको जो शुरू करते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बाजरा के बारे में। देखिए अब हम मेजर क्रॉप्स के अगले ये सेक्शन के अंदर बात करते हैं दालों की, यानी पल्सेस। ये आप ये देख रहे हैं ये दालों के ये आपको जो चित्र के सामने दिखाई दे रहा है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है विश्व में दालों के उपभोक्ता के रूप में है, क्योंकि और साथ में कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर इसलिए क्योंकि जो है सबसे ज्यादा दालें यहाँ पे उगाई भी जाती हैं और सबसे ज्यादा खाई भी जाती हैं। बाकी कंट्री के अंदर भाई दालें इतनी नहीं खाई जाती, इसलिए वो उगाते भी नहीं है। तो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें कौन कौन सी हैं भाई। तूर दाल यानी अरहर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम यानी चना, यानी ये सारी की सारी दालें उगाई जाती हैं। और इनको दलहन को कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकती हैं। तो ये जो है हमारी ये प्रमुख दालें हैं। और दाल ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको दालों के मेजर क्रॉप के सेक्शन में। अगला जो मेजर इसमें ये देखिए पल्सेस यानी ये दालों की जब बात हो रही है। अब जब ये दालों की बात हो रही है तो इसके अंदर हम ये देखेंगे दलहन को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी ये जीवित रहती है जी। यानी ये pulses need less moisture and survive even in dry condition. All these crops except अरहर। अब बात कर रहे हैं कि अरहर को अगर छोड़ दें तो ये बाकी जो है जो दालें हैं वो हमारी मिट्टी की उपजाऊता को जो है बनाने में या बहुत सहायक होती हैं। नाइट्रोजन लेवल को जो है ये बैलेंस करती हैं और जो है ये जो है रोटेशन
उस पर जो बोई जाती है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एंड मध्य प्रदेश। इसके अंदर आप ये देखें, अरहर को छोड़कर के सभी फसलें हवा से नाइट्रोजन को ठीक करके मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती हैं। और ये जो है उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और इसके अंदर कर्नाटक भी जो शामिल है। तो ये सबसे ज्यादा जी अभी आपको बताया ना, सब दालें हम उगाते भी ज्यादा है और खाते भी खूब है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको जो है दालों के बारे में। चलिए देखो जी, अभी तक हमने बात की थी चाहे जितने भी चाहे ग्रेन्स वाली जो फूड क्रॉप थी उनकी बातें हुई। अब जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन। यानी अब इसके अंदर आप ये बिल्कुल मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन यानी जो है जैसे कि ये दालें हैं, अनाज है, गेहूं है, चावल है, ये जितने भी जो थे जो इनमें ये ग्रेन वाले कहलाते थे। अब विदाउट ग्रेन वाली में इसकी बात हो रही है, तो इसको जब समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम ये शुगर केन यानी गन्नों की बात करेंगे। गन्ने के खेत जो है आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति गन्ने जो है काट रहा है। इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है बात कर रहे हैं, तो हम ये टेम्परेचर इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। जो है ये जो है सब ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। और जो है इसके अंदर जो है ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जी। बिल्कुल ध्यान से ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये ब्राजील के बाद जो है इसका नंबर है। ब्राजील के बाद जो है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से नोट करिए बिल्कुल। और जो है इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये है शुगर केन यानी गन्ना। और कैसी है ये? फूड क्रॉप अदर देन क्रॉप। अब इसी सीरीज में हम बात करेंगे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन के अंदर। अगली जो है ऑयल सीड, यानी आप जो है अपने घरों में ये तेल तो जो है इस्तेमाल करते ही होंगे। अब तेल भी अलग अलग तरह के हैं, कोई सरसों का तेल इस्तेमाल करता है, कोई सूरजमुखी का करता है, और इतने कितने सारे ये तेल हैं। कोई मूंगफली का तेल इस्तेमाल करता है, कोई तिल का तेल इस्तेमाल करता है, कुछ अरंडी, और यानी ये बाकी जो और भी हैं ऑयल जो प्रोड्यूसिंग जो है। Main oilseed produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame यानी तिल, soybean, castor seed, cotton seed, linseed, sunflower. India was the second largest producer of groundnut in the world after China. यानी चीन के बाद जी ये सबसे दूसरा नंबर पे है हमारा यह देश, जहां मूंगफली होती है। देख रहे हैं ना, ये मूंगफली का खेत है, इसमें मूंगफली आपको यह दिखाई दे रही है अलग अलग बिल्कुल। ये सूरजमुखी का है, इससे भी तेल निकाला जाता है। तो ये नहीं है, आप जो देख रहे हैं कि यानी चीन के बाद हम जो दूसरे नंबर पे हैं जी मूंगफली उगाने में। जो कितनी अच्छी लगती है जब यह सर्दियों की शुरुआत होती है, मूंगफली का भी आगमन हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है बाकी जो इनमें जो है तेल निकलता है, ये सब आपको पता चल गया। इसके साथ इन तेल का इस्तेमाल क्या होता है? यूज एज रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, यानी जो है जितने भी साबुन बनते हैं वो भी इसके अंदर यह तेल का इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट बनते हैं, सब में तेल का इस्तेमाल होता है। अलग अलग किस्मों का तेल अलग अलग इसमें जो है यूज होता है। तो आप जो है ये देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है क्लियर आपको जो हो गया होगा इनके यूज क्या क्या है, ये आपको पता चल गया। और ये दुनिया के अंदर मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक है। और ये साथ में जो है ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। और जो है मूंगफली जो है, मूंगफली और सरसों इनको तो भूल ही नहीं सकते। और तिल के लड्डू जो है अच्छी तरह याद रहेंगे आपको। तो चलिए हम अगला जो है अपना जो प्रेजेंटेशन, तो ये बात करेंगे। अब हम जो है फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, यानी जो है चाय। चाय जो है आप जब देखते हैं यानी चाय सुबह की जो है चाय नहीं मिले तो जो है दिन अच्छा नहीं निकलता। तो ये देखिए चाय की कल्टीवेशन के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये स्लोप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसके जो है जो प्लांटेशन होती है स्लोप उसमें होती है ताकि पानी रुके नहीं और चाय खराब नहीं हो। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आपको पहले ही बताया था प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। इज एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश, यानी ये भारत में ब्रिटिश जो है लोग लेके आए। और ये एक बेवरेज है यानी पीने वाली जो फसल है, यानी खाने वाली नहीं है बल्कि पीने वाली फसल है। प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब
tropical climate, endowed with deep and fertile with drained soil, rich in humus and organic matter. Tea is a labor-intensive industry. Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Producing states are Assam, Hill of Darjeeling, and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala. In 2017, India was the second largest producer of tea after China. भैया ये बात जो है चाइना से जो है बहुत मुकाबला हो रहा है हमारा, ये दिख रहा है ना, ये जो है देखिए बिल्कुल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना के बाद। और जो ये चाय को जो लाने वाले ब्रिटिशर हमारे यहाँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये देख लीजिए, जो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, यानी चाय, चाय की खेती, वृक्षारोपण और कृषि का एक उदाहरण है। ये चाय की पत्तियां तोड़ती हुई है, देख रहे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर टोकरी रखी हुई है और बहुत ज्यादा आपको लेबर दिखाई दे रही है। चाय की पत्ती और जो जितने भी जो टी गार्डन होते हैं उनकी जो प्लांटेशन के साथ साथ उनको जो है पैक करने का, उनको जो करने का, जो प्रोसेस करने का जो है इंतजाम भी वहीं जो है प्लांटेशंस के पास ही होता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पौधा अच्छी तरह से बढ़ता है। गहरी और उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, ह्यूमस और कार्बन जैसे आपको बताया स्लोप होता है। चाय एक श्रम प्रधान उद्योग है क्योंकि सबसे ज्यादा लेबर यहाँ पे यह चाहिए होती है। चाय की ताजगी बहाल करने के लिए चाय बागान के भीतर चाय को संस्थापित किया जाता है, यानी प्रोसेस किया जाता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, आसाम, इनकी जो चाय तो जो बिल्कुल जो है मशहूर है। बिल्कुल कहते हैं ना कि जो आसाम की जो चाय का जो कोई जवाब नहीं जो है। और जलपाईगुड़ी और जो इसके बाद भारत चीन के बाद चाय का दूसरा उत्पादक था ये 2017 में। तो ये अगली जो श्रेणी के अंदर ही इसी को जो बढ़ाते हुए फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन जो है के अंदर कॉफी का आपने जो बिल्कुल अच्छे से जो वाकिफ होंगे। आप जो देख रहे हैं ये कॉफी के अंदर जो आपके कॉफी के जो बिल्कुल जो फल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के जो फल और थोड़े डार्क हो जाते हैं, इनको जो तोड़ा जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और ये इंडिया के अंदर जो है इसकी जो शुरुआत हुई उसकी जो है यमन से जो है इनके बीज को लाया गया। काफी भारतीय कॉफी की दुनिया में अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। Initially brought from Yemen, initially cultivated was introduced the Baba Budan Hills, and even today its cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. इस आज यानी जो है बाबा बुडन जो है कर्नाटक के अंदर पहाड़ियां हैं, वहां पे जो है इसकी जो खेती की जाती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस पे जो है प्रश्न जो है एमसीक्यू का भी बनता है कि जो है बाबा बुडन पहाड़ियां जो है किधर हैं, इसके बारे में, और यहाँ पे क्या उगाया जाता है और ये किस लिए जाना जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जी कॉफी की ताजगी के बाद जो है अगला जो है हम अपने इस पे जो चलते हैं। देखो जी, फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी बागानों के अंदर उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन फ्रूट और वेजिटेबल का होता है आफ्टर चाइना। ये सब चाइना से ही मुकाबला हो रहा है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya, and banana of Kerala, Mizoram, Maharashtra, and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapple of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricot, and walnut of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये बात हो रही है कि बागानों की फसल जो होती है कौन कौन सी, और ये भी जो है फूड क्रॉप होती है अदर देन ग्रेन। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग जो जितने भी हॉर्टिकल्चर के अंदर उगाए जाने वाले जो है फल होते हैं, कौन से फल कहाँ होते हैं, इसके ऊपर भी एमसीक्यू के अंदर जो है सवाल ये पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि जो है वेस्ट बंगाल में जो है और ऑरेंजेस का उत्पादन कहाँ होता है, तो चेरापूंजी, मेघालय, बनारस, तो ये सब आप लिख सकते हैं। और जो है हम सबसे ज़्यादा जो है कश्मीर और यह हिमाचल के बारे में जो है पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे वालनट यानी अखरोट, बादाम और जो है ये सेब, पियर्स, नाशपाती और जो है ये सब जो है फल हमको जो है इन राज्यों से प्राप्त होते हैं।
ये फूड क्रॉप अदर देन क्रॉप्स, अदर देन ग्रेन्स के बाद हॉर्टिकल्चर के अंदर ये आपने ये देखा, ये आपको ये बिल्कुल जो इसी बारे में आपको इंग्लिश में बताया। ये अलग अलग, ये देखिए ये फल का भी एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश के अखरोट दुनिया भर में बहुत मांग है। और ये आप जो इनको भी जो अच्छे से जो नोट कर लीजिए कि जो चेरापूंजी और मेघालय के अंदर कौन सी जो है ये होती है, इनको भी जो अच्छे से जो नोट कर लीजिए ये कहाँ होते हैं। और ये लीची के लिए ये बिल्कुल जो मशहूर है, ये लीची सबसे ज्यादा जो है बिहार के अंदर होती है, मेघालय और अनानास और अंगूर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी होते हैं। तो ये बात थी ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो ये पिछले इसके अंदर जो वीडियो के अंदर हमने फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में जो है अब हम जो जानेंगे कि नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो फसलें जो है उगाई जाती हैं लेकिन खाने के लिए नहीं उगाई जाती बल्कि हम उनका और भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं रबर। रबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय फसल है ये, लेकिन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान, महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, यानी इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में पाया जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल जो अक्सर आ जाता है कि यह गारो पहाड़ियां कहाँ है, तो गारो पहाड़ियां याद रखिएगा मेघालय के अंदर है भाई, इनको जो है याद रखिएगा। जो है तो ये रबड़ जो है आपके बहुत काम आता है मिटाने के साथ साथ। जो देखिए जो ये देखिए मैंने मिटाने का भी जो किया इसका जो है, और मिट भी गया। और ये साथ में जो है ये आप जो है आपके जितने भी व्हीकल होते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। जितने भी रबड़ के टायर, आपकी फुटबॉल, आपकी बॉल, वो सब रबड़ के ही उत्पादन हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये नॉन फूड क्रॉप है जी। अब ये नॉन फूड क्रॉप की जो श्रेणी के अंदर जो है सब क्या एक मतलब और भी हम जब पढ़ेंगे, जो देखिए ये देखिए ये है आपकी नॉन फूड क्रॉप। इसके अंदर रेशे वाली, यानी जिनका रेशा होता है उसकी बात हो रही है। इसके अंदर जो है कौन कौन से होते हैं, क्रॉप विच आर यूज्ड एज फैब्रिक, यानी कपड़े और कपड़ों के रूप में उपयोग की जाने वाली फसलें, कपास, जूट। और इसके अंदर भांग, प्राकृतिक रेशम, भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इसके अंदर सिल्क, आप कह रहे हैं भैया सिल्क जो है ये कैसे फसल है, ये कहाँ उगाई जाती है, तो ये इसके लिए रेशम के कीड़े को जो है पनपने के लिए हम क्या करते हैं, शहतूत के पेड़ लगाते हैं और वहां पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं जिससे कि हमको रेशम मिलती है। तो यानी जो है ये भी एक फसल के रूप में ही होती है। और सिल्क के कपड़े तो जो बिल्कुल मशहूर हैं, बहुत ही फेमस हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रेशेदार फसलों के अंदर जो है यानी जो है सबसे पहले जितनी भी जो फसलें आती हैं वो रेशेदार होती हैं। उसमें कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है, ये सब रेशेदार हैं। अब बात करते हैं जी कॉटन यानी कपास की बात हो रही है। इंडिया ओरिजिनली होम एट कॉटन प्लांट, कपास भारत के पौधों का मूल घर है। यानी सबसे ज्यादा कपास जो इंडिया के अंदर से उगा करके सूती वस्त्रों के लिए कच्चा माल जो है हमें इकट्ठा होता है। रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन ग्रोस वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। यानी ये देखिए बिल्कुल बहुत याद रखिएगा, यानी कॉटन को जो उगाने के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है, ब्लैक सॉइल ऑफ द डक्कन प्लेटो। और इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, या हाई टेम्परेचर चाहिए। ये देखिए बिल्कुल याद रखिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन और जो 200 से फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। इसके साथ साथ 6 से 8 महीने लग जाते हैं जी इसको जो है कॉटन को उगने में। और ये मेजर फूड क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है कौन से हैं जी, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे जो है कॉटन का उत्पादन होता है। और उसमें याद रखिएगा इसके लिए हमें जो है कैसी जो मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल काली मिट्टी। अब ये देखिए ये गोल्डन रेशे की बात हो रही है, जूट की बात हो रही है यहाँ पे, जब बिल्कुल जो याद रखिएगा ये जूट के जो बहुत उपयोगी सामान बनते हैं और इसको गोल्डन रेशे के नाम से भी जो जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह से
उगता है। ये बाढ़ का मैदान कहाँ होता है? जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है, सूखा उपजाऊ मिट्टी पर, और यह अच्छी तरह से बढ़ता है और मिट्टी के नवीकरण किया जाता है। बाढ़ का मैदान क्या होता है? जब बाढ़ आती है तो भूमि की उपजाऊ शक्ति के अंदर बढ़ोतरी होती रहती है। और प्रमुख जूट उत्पादक कौन कौन से हैं कि इसके अंदर यह पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय हैं। और उसका उपयोग क्या होता है? बोरे, चटाई और रस्सियां, सूत और अन्य कलाकृतियां बनाने में जो है इसका जूट का उपयोग होता है। और इसको अच्छे से याद रख लीजिए, गोल्डन फाइबर के नाम से ये जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो रही है जूट वर्सेस नायलॉन। जूट बनाम नायलॉन, ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन। इसकी उच्च लागत के कारण यह सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग सामग्री विशेष रूप से नायलॉन के लिए बाजार हो रहा है। तो अब आप जब कोई सारी क्रॉप्स के बारे में बता दिया गया, फूड क्रॉप्स के बारे में बता दिया गया, नॉन फूड क्रॉप के बारे में भी बता दिया गया, और फूड क्रॉप में जो है ग्रेन वाली भी बता दी गई और नॉन ग्रेन वाली भी फसलों के बारे में भी बता दिया गया। जितनी भी पूरी जो जानकारी इस पॉइंट के अंदर बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी। आपको कोई भी पॉइंट इसके अंदर से जो छोड़ा नहीं गया। बहुत अच्छे से जो है याद रखिएगा, बहुत समझ में आएगा आपको। जिसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम जो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो ये यहाँ तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले एक नए पॉइंट पे जो है चलते हैं। अब ये बात करेंगे हम, वाई रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई? यानी सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. संगत तकनीकी संस्थागत परिवर्तनों के बिना भूमि के निरंतर उपयोग ने कृषि विकास की गति को बाधा उत्पन्न की है। यानी एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आर, कुछ गंभीर और तकनीकी संस्थागत सुधारों की जरूरत है। इससे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म्स जो है की भी जो है हम बात करेंगे। टेक्निकल के अंदर यह है कि फसलों को जो है उगाने के तरीके, नए नए उपकरणों का जो है उपयोग, आविष्कार और जो इस्तेमाल, ये जो टेक्निकल जो कहलाता है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी होते हैं, यानी सुधारों की हमें क्या जरूरत है ये हम जो है देख। अब हम बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा। यानी ये पॉइंट बिल्कुल जो है नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन। अब ये संस्थागत सुधारों के अंदर क्या है? सामूहिकता, जोतों का समेकन, जमींदारी का सहयोग, उन्मूलन और भूमि सुधार हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस था। इसके अंदर बाधाएं क्या क्या आई वो देखिए। टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 and 70, एम्बार्क फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी जो है ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है। इनके कुंज क्षेत्रों में जो कैसे विकास का नेतृत्व किया, इसकी बात हो रही है। और ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ही नतीजे हैं। ये अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही है। 1980 से 90 के दशक में क्या क्या संस्थागत सुधार किए गए। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। संस्थागत तकनीकी सुधारों में यह सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के खिलाफ फसल बीमा, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण भूमि उपलब्ध कराना, सहकारी समितियों का बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना करना, रेडियो टेलीविजन पर किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है शुरुआत किया गया। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल जो है शुरू हुए 1980 से 90 में। कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड इंक्लूडेड इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म, क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राफ्ट, फूड साइक्लोन एंड फाइबर डिजीज। ये सारे के सारे जो है आप जो देख रहे हैं कि ये इसमें किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट बीमा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बिल्कुल बहुत इसकी अच्छी बात हो रही है आजकल। और रेडियो टेलीविजन पे जो है जो
प्रोग्राम जो है शुरू किए जा रहे हैं ताकि जो है हम किसानों को जो है बेहतर जानकारी ये दे सके। ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ये किए गए, यानी सुधारों को किया गया, सुधारों की जरूरत थी। अब ये बात करेंगे हम जो है भूदान ग्रामदान मूवमेंट की बात करेंगे। भूदान ग्रामदान के अंदर जो है हम जो है विनोबा भावे का जो है नाम अच्छी तरीके से सुनते हैं, और जब वो महात्मा गांधी के साथ जो उन्होंने जो बहुत हिस्सा लिया और जो उन्होंने मैसेज को फैलाया जमीन के ऊपर कि जो है कैसे जो है हम भूदान और ग्रामदान से जो है फायदा उठा सकते हैं, लोगों को जो है अपनी जनता को फायदा दे सकते हैं। इसमें ये देखिए इंसिडेंट ऑफ पोचनपल्ली आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। सम पुअर लैंडलेस विलेजर डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। कुछ किसानों ने अपने जो है भूमिगत या भूमिहीन ग्रामीणों ने अपनी आर्थिक भलाई के लिए कुछ भूमि की मांग की। इसमें श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े होकर के उसमें उन्होंने 80 एकड़ भूमि को 80 भूमिहीन ग्रामीणों को बांटने की पेशकश की। सम जमींदार ऑफर्ड सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। कुछ जमींदारों ने भूमिहीन के बीच में कुछ गांवों की भी पेशकश की। ये भूदान मूवमेंट है। ये इसके बाद ग्रामदान की बात हो रही है। इसके बाद ग्रामदान मूवमेंट इज नोन एज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन। ग्रामदान आंदोलन, इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जो है जाना जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ? नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। व्हाई? अंडर ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990 farmer of India have been exposed for a new challenges। कैसे? Despite the being an important producer of various crops, Indian product are not able to compete with the developed country। Why? Highly subsidized agriculture in those country। यानी हम जो है वैश्वीकरण के या आधार पर जो देखें कि बहुत सी जो हमें यह कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ा 1990 के बाद से जो ये देखा, ये पता चला कि जो है बाकी देशों के अंदर जो है एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज किया गया और वहाँ पे जो बहुत ये फैसिलिटी दी गई है और उसका जो है हमारे इंडिया के ऊपर भी असर पड़ा। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो है इम्पैक्ट ऑफ जो ग्लोबलाइजेशन की एग्री सीरीज के अंदर आप ये देख रहे हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इनकम डाउन हुई और लैंड साइज जो है वो भी डाउन हुआ। इसके अंदर इसका यह क्या है, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच बट टुडेज अंडर कंट्रोवर्सी। वाई? सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति पर सुधार और उचित जोर दिया गया। समाधान क्या? हरित क्रांति ने बहुत कुछ वादा किया, लेकिन आज भी ये विवादों में क्यों है, इसकी जो है हम जांच कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन। द कीवर्ड टुडे इज जीन रिवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले ग्रीन रिवोल्यूशन और यह वो पहले हुआ करता था, बट लेकिन अब आजकल जीन रिवोल्यूशन है, यानी किस तरह हम जो है जैसे कि कोई अगर कपास के ऊपर जो है कोई जो कीड़ा जो उसको खा रहा है, हमारी फसलों को खा रहा है, तो हम उसका जीन चेंज कर दें, उसको बायोलॉजिकल जो है उसको जो ऐसा अनुपयोगी कर दें कि वो जो है हमारी फसलों को नुकसान न पहुंचाए, आए तो सही वो हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, उसको कहते हैं हम जीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बजाय जो है हम जो क्या करेंगे, जीन रिवोल्यूशन की तरफ जो ध्यान देंगे, यानी यह जीन रिवोल्यूशन यानी हमने उसका जो है जीन भी चेंज कर दिया। तो ये बात हो रही है जो है जीन रिवोल्यूशन का। तो ये जीन रिवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात हो रही है। डज नॉट अफेक्ट द एनवायरमेंट इन ए नेगेटिव मैनर, यानी जो है हरित क्रांति आज का कीवर्ड है, जीन क्रांति जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है, और इसके साथ जैविक खेती जो कि हमारी जो है पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती। इससे आय और बाकी देशों के अंदर जो है क्या हुआ कि जो है जीन जो है रेवोल्यूशन से जो है क्रांति तो आई, हमारे जो है किसान जो है इसी पे अड़े रहे कि जो है हम जो है अच्छा फसलें उगाएं, लेकिन जो बाकी देशों में जो है जैसे जो कुछ और जो मेडिसिनल और जो दूसरी जो फसलें जो है उगाई जाने लगी, जैसे एलोवेरा है या जो है ओलिव ऑयल है का प्रोडक्शन किया गया, जो कि जो है अच्छी जो है हमको रकम देते हैं। तो हम उच्च मूल्य वाली फसलों की तरफ जो है हमको जोर देना होगा, हमको ध्यान देना होगा, और जो है इस फसल पैटर्न को जो है हमें बदलना होगा, जब भी हम जो है हमारा जो है कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव होगा। तो इस तरह आपने ये देखा जो है हमने ये चैप्टर ये बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं, अच्छी तरह बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग और नाउ सेलिब्रेशन
हैव सेलिब्रेशन। एंड जो है कब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाला चैप्टर है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने इसको बना दिया, आपके लिए बेहतर बना दिया। सब जो है आप जो झूमो नाचो गाओ और जो जल्दी से खुशियां भी मनाओ। तो हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैप्टर।